अथर्व नाश्ते की टेबल पर बैठा हुआ पनीर के पराठे आम के अचार के साथ मजे लेकर खा रहा था। तभी बाथरूम से उल्टियां की आवाज आने लगी। उसकी माँ मालती जी के कान भी खड़े हो गए और वह हैरानी से उठ खड़ी हुई। वह बोली, अथर्व, 2 दिनों से देख रही हूँ कि बहू को उल्टियां हो रही है। कहीं बहू खुशखबरी तो नहीं सुनाने वाली? अथर्व हड़बड़ा और तुरंत ही इनकार करते हुए बोला, नहीं नहीं माँ, इतने सालों में वो खुशखबरी नहीं सुना पाई तो अब क्या सुनाएगी? मालती जी ने अपनी भौं ऊपर चढ़ाते हुए कहा, अरे, ये कैसी बात कर रहा है तू? इतने सालों से बहू खुशखबरी नहीं सुना पाई तो क्या हुआ? हो सकता है कि अब वह प्रेग्नेंट हो गई हो। आने दे बहू को, मैं उससे पूछती हूँ। इतना कहकर वो हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। वह क्या बोल रही थी, कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, बस उनके होंठ हिल रहे थे। इधर अथर्व माँ की इस बात को सुनकर बहुत परेशान हो गया था। थोड़ी देर बाद वैदेही बेहाल सी वॉशरूम के बाहर आई तो अथर्व थोड़ा बेचैन सा हो गया। मालती जी खुशी से चहक हुए बहू के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बहू, 2 दिनों से तुम्हें उल्टियां हो रही हैं, कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है? अथर्व वैसे तो नाश्ते की प्लेट की ओर देख रहा था, लेकिन उसके कान पूरी तरह से सास बहू के बीच चल रहे वार्तालाप पर ही लगे हुए थे। अगले ही पल वैदेही ने सास के सवाल के जवाब में जो कहा, उसे सुनकर अथर्व के पैरों तले जमीन ही सरक गई। वैदेही ने धीरे से शर्माते हुए कहा, जी माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। ये सुनते ही अथर्व का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसकी मुट्ठियां बंध गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके क्रोध का ज्वालामुखी किसी भी पल बाहर फूटने वाला है। तभी गीले तौलिए से अपने बाल पोंछते हुए उसकी ननद चंद्रा भी अपने कमरे से बाहर आई और खुशी से चहकते हुए बोली, वाह भाभी, यानी कि मैं बुआ बनने वाली हूँ। वह भी बहुत खुश हो गई थी। सास और ननद की खुशी देखकर वैदेही का मन कड़वा-सा हो गया। शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी जब वो माँ नहीं बन पा रही थी, तो उसकी सास और ननद रोज उसे बांझ कहकर ताना मारती थी। वैदेही व्यंग से मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई। उसे पता था कि असली धमाका होना तो अभी बाकी ही है। वह हल्के मन से अपने लिए नाश्ते की प्लेट लगाने लगी। जब वो नाश्ते की प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर आई, तो उसने देखा कि अथर्व अपना नाश्ता अधूरा छोड़कर ही कमरे में चला गया था। वह मन ही मन मुस्कुराई और बड़े ही इत्मीनान से अपना नाश्ता खत्म करने लगी। उसकी सास मालती जी अथर्व के पास कमरे में पहुंची और बोली, बेटा, आज तू ऑफिस से छुट्टी ले ले। हम सब मंदिर चलते हैं। आखिर भगवान ने आज मेरी सुन ली। अब हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा। ये सुनकर अथर्व का गुस्सा भड़क उठा और उसने तमतमाते हुए कहा, माँ, मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे थोड़ी देर अकेले रहने दो। मालती जी हैरानी से बोली, अरे बेटा, तू पापा बनने वाला है, तू खुश नहीं हुआ? अथर्व का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार पर दे मारे, लेकिन माँ के सामने वो बस इतना ही बोला, माँ प्लीज, अभी तुम बाहर जाओ, मैं बाद में बात करूंगा। इतना कहकर वो कमरे में बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। उसके दिल के तूफान का कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। माँ के कमरे से बाहर जाते ही उसने अपना मुक्का दीवार पर दे मारा, मानो अपने प्रहार से दीवार को गिरा देगा। थोड़ी देर के बाद वैदेही कमरे में आई। अथर्व ने झपकते हुए उसकी बाह को पकड़ लिया और गुस्से में कांपती हुई आवाज में बोला, यह बच्चा किसका है? कहाँ जाकर तूने कुकर्म किया है? वैदेही ने उसके पकड़ से अपनी बाह को छुड़ाते हुए कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम दोनों पति पत्नी हैं, ये बच्चा तुम्हारा है। उसके चिल्लाने की तेज आवाज सुनकर मालती जी और चंद्रा दोनों कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। बेटे को इतने गुस्से में देखकर मालती जी गुस्से से भड़कते हुए बोली, अरे बेटा, ये तू क्या कर रहा है? बहू माँ बनने वाली है, ऐसे में हमें मिलकर उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे खुश रखना चाहिए। तू बहू से झगड़ा क्यों कर रहा है? अब अथर्व से रहा नहीं गया। वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, माँ, तुम हमारे मामले में मत बोलो। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन उसकी तेज आवाज अभी भी कमरे के बाहर सुनाई दे रही थी।
मालती जी परेशान हो गई कि आज अथर्व को हुआ क्या है। अंदर से अथर्व की तेज तेज आवाजों को सुनकर चंद्रा और मालती जी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। अथर्व गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तुम झूठ बोल रही हो। ये बच्चा मेरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं तो नामर्द हूँ। जब मैं नामर्द हूँ तो बता, तू प्रेग्नेंट कैसे हुई? ये बच्चा किसका है? ये सुनकर मालती जी और चंद्रा के होश उड़ गए। उन्हें तो ये सच्चाई पता ही नहीं थी। उधर अथर्व के सवाल पर वैदेही 2 पल तक उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, अथर्व, अगर तुम नामर्द थे तो इतने सालों से तुम मुझे बांझ कहकर क्यों बुलाते थे? अथर्व ने गुस्से से कांपते हुए स्वर में कहा, ये बात नहीं है। बात यह है कि जब मैं नामर्द हूं तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई? इतना कहकर उसने वैदेही पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन वैदेही ने झट से उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और बदले में उसे जोर का तमाचा मारते हुए बोली, मैं इस सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन तुम्हारी बहन और तुम्हारी माँ के सामने। तुम लोगों ने पूरी दुनिया के सामने मुझे बांझ कहकर मेरे माथे पर कलंक लगाया था। अब उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि असली बात क्या है। कमी तुम में थी, मुझ में नहीं। फिर भी इतने सालों से मैं बांझ होने का ताना सहती आ रही हूँ। अथर्व इस तमाचे से हक्का बक्का सा रह गया था। वैदेही तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आ गई, जबकि अथर्व कमरे में हक्का बक्का खड़ा रह गया। हॉल में आकर उसने अपनी सास और ननद की ओर देखते हुए कहा, आप लोगों ने इस इंसान की बातों में आकर मुझे हमेशा जलील किया, मुझे बांझ कहकर ताने मारे, मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आज सच्चाई आप लोगों ने इसके मुंह से सुन ली। ये खुद नामर्द है और मुझे बांझ कहता था। मिस्टर अथर्व, तुम्हें जानना है ना ये बच्चा किसका है? तो मैं बताती हूँ, मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। मैं तो बस प्रेग्नेंट होने का बहाना कर रही थी, ताकि तुम्हारी सच्चाई सामने आ सके। अथर्व स्तब्ध रह गया। वैदेही आगे बोली, मैंने पिछले महीने ही अस्पताल में जाकर अपना टेस्ट करवाया था। डॉक्टर ने बताया था कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं बड़ी परेशान थी कि अगर मेरी मेडिकल रिपोर्ट सही है तो फिर मैं माँ क्यों नहीं बन पा रही हूँ। तब से मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम भी चलकर एक बार जांच करवा लो, लेकिन जिस तरह तुमने विरोध किया, मुझे शक हुआ कि तुम कुछ छुपा रहे हो। और तुम पर शक तो मुझे सुहाग रात से ही था। फिर एक दिन मुझे तुम्हारे पुराने बैग में कुछ फाइलें मिली। उनमें एक रिपोर्ट रखी थी, जिसमें लिखा था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। तुमने इतनी बड़ी सच्चाई मुझसे छुपाकर मुझसे शादी की और उसके बाद मुझ पर ही बांझ होने का कलंक लगा दिया। अरे, ये कैसा खेल खेला तुमने मेरे जीवन के साथ? अथर्व सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मालती जी हैरानी से बेटे की ओर देखते हुए बोली, बेटा, ये सब क्या है? अथर्व शर्मिंदगी भरे स्वर में बोला, माँ, याद है तुम्हें? एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ कार से मनाली गया था और रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में मैं पिता बनने की क्षमता खो चुका था, लेकिन मैंने किसी को कुछ बताया नहीं। शादी के बाद जब सब लोग बच्चे के लिए दबाव डालने लगे तो मैंने अपनी पत्नी पर ही सारा आरोप लगा दिया कि ये माँ नहीं बन सकती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। इतना कहकर वह चुप हो गया तो वैदेही तुरंत अपने कमरे में चली गई और अपने कपड़े और जरूरी सामान समेटने लगी। मालती जी हक्की बक्की सी रह गई। वह जाकर प्यार से बोली, बहू, तुम कहाँ जा रही हो? बहू गुस्से में बोली, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ऐसा विश्वासघाती पति नहीं चाहिए। मालती जी उसे समझाते हुए बोली, देखो बहू, ऐसी बातें मत करो। तुम इस घर की बहू हो, तुम इस घर को छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम लोग कोई बच्चा गोद भी तो ले सकते हो। इस पर वो गुस्से से बिफर उठी और बोली, कल तक तो आप लोग मुझे बांझ कहकर ताने मारते थे, अब आपको ये आइडिया आया है? आपके बेटे में कमी है तो आप बच्चा गोद लेने की बात कर रही हैं? मैं ऐसे इंसान के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती और आप इसके साथ मुझे जीवन बिताने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी ना? तो दूसरी शादी शौक से करवाइए और तब बच्चा गोद ले लीजिए। आप लोगों की जो मर्जी हो वो करिए, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रहने वाली।
इतना कहकर वैदेही वहां से चली गई। अब मालती जी, चंद्रा और अथर्व बस एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उन सबके बीच एक गहरी खामोशी पसरी हुई थी। लोगों को जो सच्चाई पता नहीं चली थी, वो आज सबको पता चल गई थी। वैदेही ने अपने पति से तलाक ले लिया था। अब कोई भी अपनी बेटी की शादी अथर्व से करवाने के लिए तैयार नहीं था। मालती जी को भी आज बहू को ताने मारने का अच्छा कर्मफल मिला था। अब बहू भी उनके घर में नहीं थी और बेटे के नाम पर भी कलंक लग चुका था। इधर वैदेही के पिताजी ने 2 सालों के बाद उसकी दूसरी शादी करवाई। उसके ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा था। शादी के साल भर के भीतर ही उसे मां बनने का सुख मिला और उसका दामन खुशियों से भर गया था।